viewers, a very warm welcome to this special transmission on Kashmir election. कश्मीर के 45 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, जिसके अंदर 33 सीटें कश्मीर के अंदर हैं और 12 के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान से है। और ये इलेक्शन जो है, मुझे कोई इसमें एक पल का भी शायबा नहीं लगा कि जो गंद इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में किया जाता है, वही गंद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन्स में हमें बदरजा उत्तम नज़र आया। और बड़ी फसाद व बलागत से एक दूसरे पर गालियाँ और दुश्मनाम तराजी की गई। कश्मीर के इशू के ऊपर कोई बात नहीं हुई। नून लीग ने अपनी गवर्नेंस पे कोई बात नहीं की। पीटीआई ने और पीपल्स पार्टी ने ये नहीं बताया कि वो किस तरह बेहतर परफॉर्म करेंगे। एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान में ना पहले कभी इलेक्शन कैंपेन चली है ना आज चली। और सोलह में सुहागा ये है कि ये मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि जो पार्टी भी इलेक्शन खासतौर पर अगर अपोजिशन हारेगी तो उसने यकीन अभी से तैयारियाँ कर ली ये बताने के लिए, क्योंकि फ़ौज आ गई थी बाहर, क्योंकि अभी से इल्ज़ाम आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म है जो नून लीग के, उन्होंने कह दिया कि फ़लाँ इलाके के अंदर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पीटीआई के उम्मीदवार को जितवा रहे हैं। फ़लाँ जगह पीपल्स पार्टी वालों ने कहा जी हमारे पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, कुंडी साहब का मैं ट्वीट पढ़ा था कि हमारा एक फायरिंग होगी हम पे, उनका एक कारकुन भी जहाँ भाग हो गया। तो इलेक्शन हारने की सूरत में धांधली का पूरा प्लान तैयार है अपोजिशन की तरफ से। धांधली का वैसे प्लान है या नहीं, लेकिन अपोजिशन का प्लान तैयार है। हुकूमत अगर ये इलेक्शन हारती है तो बहुत बड़ी उनके लिए हर्जा सराई होगी, बहुत बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि ट्रेंड यही रहा है कि जो वफाक में जिसकी गवर्नेंस होती है वही कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतता है। ख्वाह वफाक के अंदर पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो 0/0 हो, डजंट मैटर, लेकिन जीतना उनको चाहिए। तो ये एक अंडरस्टूड बात होगी अगर वो जीत जाते हैं, लेकिन अपोजिशन जीत गई तो बहुत बड़ी बात होगी। मुजीब रहमान शामी साहब, हबीब अकरम साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब और खौफर घुमन साहब मेरे साथ मौजूद है। याद मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे। ये स्पेशल ट्रांसमिशन व्यूअर्स आपको कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट भी जब आएगा आपको यहाँ से हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हुई और आइंदा आने वाला इलेक्शन खास तौर पे उसको हमारे ये माहिरीन किस तरह देखते हैं, इस पर ज़रूर आज की इस ट्रांसमिशन में बात कीजिएगी। शामी साहब, सबसे पहले आपसे सर, ये इलेक्शन कैंपेन वैसे ही थी जैसे पहले चलती है और इसका रिजल्ट भी जो है वो वैसे ही होगा जैसे पहले होता है? देखें, ये जो कैंपेन चली है ना सर, तो एक इसमें बड़ा मज़ा है। यानी हम नारे लगाते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी जी। तो कैंपेन ने तो बता दिया कि कश्मीर पाकिस्तान बन गया। अच्छा, ठीक है, वही कैंपेन जो पाकिस्तान में चलती है वही वहाँ चली, जितना गंदिया होता है वही कैंपेन वहाँ चली, जितनी नॉन इशू यहाँ बहसें होती हैं। तो वो कहना हमारे हसन निसार साहब का शेर है ना कि मैं भी कितना अच्छा हूँ, बिल्कुल तेरे जैसा हूँ। तो इसलिए कश्मीर पाकिस्तान एक है। आज़ाद कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान के अवाम एक हैं, उनका कल्चर एक है, उनका मजाज एक है, उनकी पसंद नापसंद एक है, और उन्होंने वो सब कुछ किया है अपने इलेक्शन में जो हम यहाँ के इलेक्शन में करते हैं। और इसके नताइज कितने इंपॉर्टेंट है आपके नज़दीक? नहीं, नताइज तो देखिए, बड़ी एक तो बात ये बड़ा खुला इलेक्शन है, जो आए देखें। यानी कंपेनिंग हुई है, लोगों ने यानी जी भर कर जो कह सकते थे, जो कर सकते थे वो किया है, और एक कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है उसमें। और अगर इलेक्शन के बाद कोई धांधली का इल्ज़ाम लगेगा तो वो तो एक रस्मी तौर पर अपोजिशन जीत जाए फिर कितना बड़ा सवाल निशान है गवर्नमेंट। देखिए, इस वक्त अपोजिशन अगर जीत जाए तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा पार्टी इन पावर के लिए। लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें एक स्प्लिट मैंडेट नजर आ रहा है। अच्छा, आपको अब कितने वोट मिलते हैं, किसको मिलते हैं, कहाँ शिकायतें हैं? अभी तो देखिए ना, एक पोलिंग स्टेशन पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, इस तरह की शिकायतें हो रही हैं। लेकिन हम बहसीयत मजमुई ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन जो है वो मुनासिब अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहा। राइट, मुनासिब अंदाज में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि धांधली का जो शोर है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही अभी तो बाजार नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट मामला चल रहे हैं। इससे पहले दूसरे पैनल की तरफ जाऊं, शामी साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे, जो मैंने भी कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर एक सफ में खड़े होते हुए नजर आए हमें इलेक्शन कैंपेन में, तो मैं आपको वक्फे वक्फे से जरा इस कैंपेन की याद ताज़ा कराता चलूं। सबसे पहले मेरे सामने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरी कैंपेन के अंदर किस तरह की कैंपेन की, किस लेवल पे लेके गए, जरा वो सुने। बाकी लीडर्स भी उनसे कम नहीं है, अमीन गंडापुर, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, सबका सुनाऊंगा बारी बारी, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर वापस फिर आते हैं। अच्छा चलो, ये तैयार कर लें भाई प्राइम मिनिस्टर का। हबीब अकरम साहब, आप तो वहां से होके आए, आपको क्या लग रहा है? सिंपल सी बात, जीता हुआ नजर आ रहा है। ये तो कह रहे हैं स्प्लिट है शामी साहब।
देखिए स्प्लिट इस सेंस में जिस तरह जीबी में नजर आया था कि हम हिस्टोरिकली अगर इलेक्शन को देखें तो कामरान वहाँ पर हमेशा वो पार्टी जीतती है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है। सही है। और उसकी अक्सरियत बड़ी थंपिंग होती है, बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी वो लेके आती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन जीबी में भी हमने देखा कि वो थंपिंग मेजॉरिटी पीएमएल पीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकी जो उससे पहले पीएमएलएन या उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली थी। इसी तरह फिर यहाँ पर हम 1975 से ऑनवर्ड देख रहे हैं कि मुजफ्फराबाद की हर हुकूमत वही होती है जिसकी इस्लामाबाद के साथ सेटिंग होती है, उसका ताल्लुक होता है। तो अब भी यहाँ पे वही सूरत हाल है। मुझे इसकी ऐसे वजह लगता वैसे है क्या split- होती है? लोग क्या अपने हिसाब से वोटिंग डालते हैं अपने क्वेश्चन देखो उसकी वजह उसकी वजह एक दस्तूरी है, एक दस्तूरी और एक प्रैक्टिकल है। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी मुलाजमीन का है और वो बहुत अच्छे तरीके से ये बारीकी समझते हैं कि वफाक की ब्यूरोक्रेसी अगर अपनी हुकूमत के कहने के ऊपर कोई थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम पैदा करने चाहे, उस वसाइल के पाइप पे पाँव रख ले जो आज़ाद कश्मीर को आता है, तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो लिहाजा एक ये अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को सूबे, जिस तरह सूबे को ये गारंटीड है कि इसको डिविजिबल पूल में से इतने पैसे मिलने हैं, ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी है इनको इस तरह की गारंटी हासिल नहीं है। इनके लिए लीगल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये एक प्रैक्टिकल सूरत है जिसकी वजह से वहाँ के लोग कॉम्प्रोमाइज इलेक्शन है। एक नफ्सियाती बात भी है। एक नफ्सियाती बात यह है कि क्योंकि इस वक्त तक ये एक ऐसे इलाके हैं जिनके कानूनी तौर पर जिनके मुस्तकबिल का फैसला होना, यानी ये ऑटोनोमस यूनिट्स है ना। ठीक। अच्छा, अब जब ऑटोनोमस यूनिट्स हैं तो फिर उनका जो ताल्लुक वो जोड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, यानी एक नफ्सियाती तौर पर कि इस्लामाबाद के साथ वो जुड़े रहे, ये भी एक बात है। सही, बिल्कुल सही। सुबान गनी साहब, सर ये इलेक्शन क्या कोई बहुत बड़ा अपसेट लेके आएगा या बस एक रवायती इलेक्शन है, जिस तरह के शामी साहब और हबीब अकरम साहब फरमा रहे हैं कि वफाक की तरफ निगाह होती है, मराद की तरफ निगाह होती है, फंड्स मिलने होते हैं, तो बस फिर वफाक में जो है वही जीतेगा? देखें कामरान, मैं नहीं समझता कि ये एक रवायती सा इलेक्शन है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल के अंदर, गैर मामूली हालात में ये इलेक्शन होने जा रहा है। वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। ये बात तो दुरुस्त है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत बनती है उसी की बनती है जिसकी इस्लामाबाद में हो। लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये है, देखें अगर आप 2016 के इंतखाबी नताइज देखें तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की सिर्फ दो सीटें थी। अब हम जब ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे आएगी, तो ये नहीं कि वहाँ पर उनका वोट बैंक बहुत बढ़ गया है। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल्स का एक अपना रोल है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो इलेक्टेबल्स होते हैं, नून लीग के 5 चले गए पीटीआई जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी तोड़े गए हैं वहाँ पर और वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बने हैं। इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर नंबर 1 हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक के अहम चीज़ ये होगी कि क्या तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी होगी या वो सादा अक्सरियत ले पाएगी। चूँकि अगर तो वो सादा अक्सरियत, इसके बाद जो 8 नशिस्तें स्पेशल सीटें भी मौजूद हैं, कि अगर तो वो सादा अक्सरियत ले ली फिर तो कोई ऐसी बात नहीं। सलमान साहब, बात ये है कि वो जनरल इलेक्शन में ये सादा अक्सरियत, वो वाली अक्सरियत इनके पास नहीं थी, फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे इमरान खान साहब। ये बात तो आप छोड़ें, नहीं वो तो अगर ना भी हो तब भी हो जाएगी, ऐसी क्या बात है? ये तो आप बड़े तल्ख हक़ाइक़ जो हैं वो बयान कर रहे हैं। बात है कि जो आपने एक और सवाल उठाया अपने इब्तदाइया में कि क्या अपोजिशन वो अपसेट हो सकेगा। देखें, अपोजिशन इस पोजीशन में कोई पार्टी नहीं होगी कि वो अक्सरियती पार्टी बन जाए या सादा अक्सरियत ले सके। अलबत्ता ये बात ज़रूर, इस ऑप्शन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इस पोजीशन में आ जाएं कि वहाँ पर कोई मखलूत हुकूमत, लेकिन इसका चांस भी बहुत कम है। अलबत्ता कैंपेन में एक बात जो वो नज़रअंदाज हुई है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वहाँ पर डोमिनेट कर गई और जो कश्मीर के असल इश्यूज थे, जो लोगों के वहाँ के मसाइल थे, उसे किसी पार्टी ने उजागर नहीं किया। राइट। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, ये जो टूट फूट का इशारा किया है सलमान गनी साहब ने, अब टूट फूट तो 2 तरह की होती है। एक तो वो होती है कि वैसे ही एक कैंडिडेट जो है या एक ब्लॉक जो है, जो इलेक्टेबल्स का ब्लॉक हो या कोई इंडिविजुअल इलेक्टेबल कैंडिडेट देख रहा हो कि जनाब ये हवा चल रही है तहरीक इंसाफ की, वफाक में हुकूमत है तो इनकी तरफ ही जाना है, अपनी मर्जी से वो चला जाए, हालात को देखते हुए, मौके को देखते हुए। एक होती है कि टूट फूट मैनेज की जा रही है। अगर तो ये मैनेज की गई है तो फिर तो इसका मतलब ये है कि जितनी ये तहरीक चल रही थी ऑपोजिशन की कि आइंदा इलेक्शन के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, इंटरवेंशन नहीं होगी, मैनेज नहीं किया जाएगा, वो तो फिर उस तरह ही मौजूद है। आपके ख्याल में टूट फूट जो हुई है ये मेरिट पे हुई है, अपनी मर्जी से हुई है, इसको मैनेज किया गया है? देखिए, इलेक्शन में टूट फूट हमेशा दोनों फैक्टर्स की वजह से होती है। कुछ
लोग हवा का रुख देखते हैं और उसके हवाले से जो है डायरेक्शंस में जाते हैं, और बाज़ लोगों को प्रेशराइज़ किया जाता है, समझाया जाता है कि वो जो है उस पार्टी को। सर आपको यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेशराइज किया गया या अपनी मर्जी से गए? नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है फैक्टर जो है वो यही है कि चांसेस किसके हैं, किसके साथ जाने में फ़ायदा है। तो अब ये जो ये इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर कोई बंदा अपनी मर्जी से भी जाए, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे कि वो इसलिए गया है कि वो फलां अदारे ने या फलां शख्स ने या फलां बंदे ने पैसे से उसको इन्फ्लुएंस कर लिया और किसी तरीके से कर लिया, तो ये इसमें सब्जेक्टिव जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इस किस्म की गुफ्तगू के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि दोनों फैक्टर्स होते हैं, और वजह ये भी है कि लोगों ने इलेक्शन देख लिए हैं। पाकिस्तान में इतने इलेक्शन हुए हैं, कश्मीर में भी इलेक्शन जो है वो हम होते रहे हैं, वो भी लोगों ने देखे हैं। तो उसके हिसाब से हिसाब से लोग चलते हैं। और मुझे हैरानी है कि कश्मीर में 33 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जी, और बाकी 12 पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो उन 33 के अंदर मैनेजमेंट के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वो तो पाकिस्तान का जब इलेक्शन होता है उसमें तो 272 हल्के होते हैं नेशनल असम्बली के, और सूबाई असम्बलियों की तो गिनती लंबी चौड़ी है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है डॉक्टर साहब आप तो 33 की बात करें, अगर मसला क्रिएट करना हो तो 10 का एक हल्का ही काफी होता है, तो वो ही मैनेज नहीं हो पाता, फिर दोबारा वहाँ इलेक्शन नहीं। वो देखिए उसकी वजह ये होती है कि जो गड़बड़ करनी होती है, एक तो गड़बड़ प्लान की जाती है, दूसरा है कि जब आप टेम्पर्स को हाई कर दें, जिस किस्म की तकारीर हमारी तीनों बड़ी पार्टियों के लोगों ने कश्मीर में की है, वहाँ अच्छा भला नॉर्मल इलेक्शन भी एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए मेरे नज़दीक अगर हमारे लीडरशिप कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करे और इलेक्शन को इस तरीके से देखे कि अवाम को अपने लीडर चुनने का मौका है। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि इलेक्शन को कोशिश की जाती है कि इलेक्शन जो है वो मैंने जीतना है, अगर जीत गया ठीक है, नहीं जीत गया तो वो धांधली हो गई। तो इस तरीके से आप टेंशन को हाई कर देते हैं, इमोशंस को हाई कर देते हैं, और उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कामरान, ये जो भी आपने सवाल उठाया ना, इस पर मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फराबाद की बात करें, ये जो कि किस तरह मैनेज हुए। कामरान जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के एक बहुत ही बड़े जय्यद रुकन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वो गुज़श्ता हुकूमत में एक अहम ओहदे पे भी रहे हैं, इस वक्त भी PMLN के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया कि मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ, तो मुझे इतनी टिकटें चाहिए। उन्होंने 7 टिकटों का मुतालबा किया कि मैं 7 टिकटें अगर आप मुझे दे दें, आइंदा इलेक्शन में नहीं है जो हो रहा है, तो मैं आपके साथ मिल जाऊँगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आपको 3 टिकटें दे सकते हैं। अल्टीमेटली बात 5 पे आ गई, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा कि हम 5 पे 5 टिकटों को दी गई जी, नहीं दे सकते हैं आपको। तो उन्होंने अब कहा जी नहीं, मुझे तो 8 ही चाहिए, और फिर बिल्कुल इलेक्शन के करीब आकर उन्होंने कहा कि अच्छा चले हम 3 पे भी सौदा कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त तक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट वहाँ पर खड़े कर दिए थे, तो लिहाजा उन्हें फिर वापस नहीं लिया जा सकता था। तो इस वजह से भी बहुत सारे सौदे जो हैं वो रह गए। राइट जी, बिल्कुल रजा कराना थे रजा ठीक। गुमन साहब किसको जितवा रहे हैं? एक तो आपका दिल चाह रहा होगा किसी को जितवाने को, और एक वैसे फैक्चुअली भी बता दें किसको जितवा रहे हैं। नहीं, अच्छा किया ये आपने वजाहत कर दी आपके अपने सवाल से पहले। हबीब अकरम साहब वहाँ से होके आए हैं, और हबीब अकरम साहब से आपने पूछ लिया कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम जो है माजी के सारे जितने भी इंतखाबात हुए वो कहते हैं कि जो उसको साइडलाइन कर दें। ये जो इंतखाबी अमल हो रहा है ना, ये एक नए पाकिस्तान में होना चाहिए, और यहाँ पे टोटली बिल्कुल हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और शायद साहब ये वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान है जिसमें 2008 के हुए, 2013 के हुए, 2018 ये किस तरह सही हो सकता है? वही मारूजी आपके जो है वहीं पे हालात हैं, उसी तरह की जो वहाँ पे गठजोड़ हो रहा है, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। क्या यहाँ से आपने क्या कोई मुरीख से लोग आ जाने हैं, या कोई किसी तीसरे चौथे मुल्क से आ जाने हैं जिन्होंने यहाँ पे आके आप एक बिल्कुल नया निज़ाम देना है? तो आपने इसी सिस्टम के अंदर रह के ही हर पॉलिटिकल पार्टी ने करनी है। और आपकी बड़ी एक सख्त तनकीद रही है, और मेरे ख्याल में मुनासिब तनकीद है जी। खान साहब ने कहा था कि मैं नया सिस्टम दूंगा, नए तरीके से सारे के सारे जो है
इंतजाम चलेंगे। लेकिन मसला ये है कि उस जिस इंतज़ाम की बात करते हैं खान साहब, उसके अंदर तो फिर वो एक ही सीट बनती है 1997 की। फिर वो 2013 के अंदर मुलाकातें हो जाती हैं तो एक इलेक्शन हो जाता है। फिर 2000 आपको पता है कि उससे पहले जो मामला हुए 2018 से पहले, तो मेरे ख्याल में आप जब किसी भी आपने खेल का हिस्सा बनना होता है तो वो रूल्स ऑफ द गेम सामने रखते हुए अपने सारा प्लान करते हैं। वेरी गुड। अब जो सबसे अहम सवाल है ना, वो जो आपने सवाल किया वो ये कि जी मेरे नज़दीक ये सबसे अहम सवाल है कि आज अगर वहाँ पे ये खिलाफे ये सारे सर्वेज, जिस तरह अमेरिका में भी सर्वे हुए थे, ट्रंप हार गया था, ट्रंप जीत गया था सारे सर्वेज के अगेंस्ट, ये जो सारे सर्वेज हबीब अकरम साहब करके आए हैं, गैलप ने किया है, तमाम अखबारात ने किए हैं, वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो जो बात बता रहे हैं कि जी पीटीआई कंफर्टेबल वहाँ पे मेजॉरिटी में आ जाएगी और कुछ लोगों को मिला के हुकूमत कर लेगी, इसके अगर बरक्स वहाँ से नताए जाते हैं, क्योंकि एक बात है कि वहाँ पे जो भी इलेक्शन प्रोसेस इस वक्त हो रहा है वो दैट इज़ क्वाइट ओपन। जिस तरह शामी साहब ने कहा, वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आज कोई जो है वोटों की गिनती आगे पीछे हो जाएगी या कोई बड़ा ही कोई ओवरनाइट आपने कोई ऐसे मामला कर लेंगे कि एक पार्टी को आप हरा देंगे दूसरी को जितवा देंगे। लिहाजा अगर जो आज पीटीआई वहाँ से हारती है तो ये खबर होगी मेरे नज़दीक। अब जो मरियम साहिबा ने बड़ी जानदार वहाँ पे कैंपेन की, बिलावल साहब वहाँ पे मौजूद रहे, जाहिर है खान साहब भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी अपना वहाँ पे जलवा दिखाया और वहाँ पे एक उनका भी एक एक्स फैक्टर है, लोग जो खान साहब को भी फॉलो करते हैं। तो लग तो यही रहा है कि पीटीआई कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। इस्लामाबाद के अंदर जो सबसे अहम खबर ये नहीं है कि जी जिसके ऊपर बहस हो रही है कि जी कौन सी पार्टी जीत रही है, वो इस्लामाबाद में बहस ये हो रही है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा। क्या तनवीर वो लियाज साहब होंगे, बैरिस्टर साहब होंगे, या फिर कोई हम और आपको जो उस्मान बुज़दार पैदा कर देंगे जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा और एक बंदा जहाँ पे हम उसको प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का बना देंगे, ये कोई तावीज़ वाला होगा यहाँ पे चल रही है। मुझे लगता है कि ये बुज़दार वाली बात ज़्यादा सही रही है। ये लग रहा है। तो अब ये इसके ऊपर सारी बहस मुबासा हो रहा है। बाकी तो जाहिर है पाकिस्तान की सियासत है, आपने वही उसकी एक्सटेंशन है, वहीं पे सारे आप लीडर्स बिल्कुल सही मौजूद हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल सही। शामी साहब, ये इलेक्शन क्या किया जा सकता है? ये इलेक्शन कंपेन और ये इलेक्शन 2023 के इलेक्शंस को आप किस तरह देखते हैं? उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, उसमें चीज़ें मैनेज होंगी बेहतर, या हालात यही होंगे? नहीं, हमारा इलेक्शन जी जो 2023 का होगा, नहीं 2023 का इलेक्शन मेरा ख्याल बहुत बेहतर होना चाहिए और जो कोई कोताहियाँ हो गई हैं, ये शिकायतें रह गई हैं, वो दूर हो सकती हैं। और इसमें तो देखिए अभी भी पीटीआई की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है अपोजिशन से कि आप आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात कर लीजिए ताकि जो होल्स हैं उनको प्लग किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आने वाला इलेक्शन है ये एक बेहतर इलेक्शन होना चाहिए। सर लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन वगैरह अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो फिर इलेक्टोरल मशीन इस्तेमाल हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, ये अभी तक एक सवालिया निशान है, क्योंकि उनका भी ट्रायल नहीं हुआ, उनको बाई इलेक्शंस में ट्राई नहीं किया गया और इसलिए हो नहीं सकता कि वो इतने बड़े पैमाने पर वो मशीनें जो हैं आप इस्तेमाल कर ले। ये एक अभी यानी आप ये नहीं कह सकते। शामी साहब लेकिन चलिए थोड़ा एक सियासी मंजरनामा बताया ना कि क्या बनता हुआ आपको नजर आता है, अगर आज से अगर आप देखना शुरू करें, है तो वैसे काफ़ी अर्ली, किसी और पार्टी का चांस नज़र आ रहा है पीटीआई के अलावा अगला इलेक्शन जीतने में? जैसे कि नवाज शरीफ जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने अफगानिस्तान के नेशनल एडवाइजर से मुलाकात की, फिर पता चला सऊदी अरब के जो बरतानिया में सफ़ीर है उनसे मुलाकात की, तो नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि देखें जी हमारा तो वर्ल्ड लीडर है, आपने निकाल भी दिया, उसके बावजूद पूरी दुनिया उनसे बात करी। इधर वाले कह रहे हैं कि जी मुल्क दुश्मनों के साथ ये मिले हुए। परसेप्शन क्या नज़र आ रही है? कि देखिए ये बात तो हमें यहाँ तो हमारे लिए मुश्किल ये है कि बिलावल भुट्टो अगर जाते हैं अमेरिका जी अपने एक निजी दौरे पर और यहाँ उनकी कोई मीटिंग्स होती हैं तो हम यहाँ शोर मचा देते हैं कि जनाब मुलाजमत की दरख्वास्त लेके गए हैं, साजिश हो रही है। ये हमें इससे निकलना चाहिए बात। नवाज शरीफ साहब ने जो अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र से मुलाकात की है उस पर तनकीद हो सकती है, उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये कोई हुब्बुल वतनी का सवाल पैदा हो गया है, ये एक नामुनासिब बात है। इसका हमें यानी इसको ज़रा हमें अपने लहजे को अंदाज को बदलना चाहिए। एक दूसरी बात यह कि देखिए मरियम ने जो ट्वीट किया ना कि दो ही ताकतें हैं, बल्कि तजलसे में भी कहा जी कि एक तो अस्करी ताकत होती है और एक सियासी ताकत होती है, अवामी ताकत होती है। तो पाकिस्तान में जो अवामी ताकत है उनके बकौल वो नवाज शरीफ साहब के पास है। तो नवाज शरीफ साहब की जो एक हैसियत है एक बड़े सियासी लीडर की,
उसको तो आप निगेट नहीं कर सके ना। लेकिन सर वो इलेक्शन में ट्रांसलेट होती हुई नजर आ रही है आपको? वो बाहर बैठे हुए हैं, वापस आने का चांस को नजर नहीं आ रहा? देखें अभी इलेक्शन होगा और उसमें कौन उसको लीड करेगा, कैंपेन को, उनके मुकदमात का क्या बनेगा, वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ये तो बड़ी लॉन्ग वे टू गो। लेकिन एक बात अपनी जगह हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। हाँ, उसमें कोई, और क्योंकि पार्टी जो है ना, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद पार्टी जो है, अब देखें जो उसके इलेक्टेबल्स हैं ना, वो जुड़े हुए हैं उससे। ये इस बात की इंडिकेशन है। और उनके मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, ये इसलिए एट लार्ज पंजाब में भी। और मेंबर इसलिए जुड़े हुए हैं कि वोटर जुड़े हुए हैं। और उनको जब मेरी उनसे बात होती है तो उनको खदशा ये है कि अगर वो अपनी जगह से हिलेंगे तो वोट उनका जो है उनको नहीं मिलेगा। यानी वोट नवाज शरीफ के साथ है। तो आप देखिए, जैसे एक अरसा तक जुल्फकार अली भुट्टो जो थे उनको फांसी दे दी गई और उनकी पार्टी जो थी काम नहीं कर रही थी, बेनजीर भुट्टो फिर आई, लेकिन वोट बैंक जो था वो मौजूद था। सही। और अगर वो 85 का इलेक्शन जो है जमाती हो जाता, वो जमाती होता या वो बाइकाट ना करती तो वो फिर एक नई पॉलिटिक्स जनरेट ना हो पाती। इसके बावजूद आपने देखा कि जब पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुआ तो पहली हुकूमत उन्होंने नहीं बनाई। 88 बिल्कुल सही। तो अवाम जो है वो आसानी से साथ नहीं छोड़ते अपने लीडर का। उसके लिए लीडर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इमरान खान साहब को मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। अभी नवाज शरीफ को भी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खराब करने के लिए इमरान खान साहब को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, ले जी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद हमारे जितने अहम पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पाकिस्तान की सियासत पे भी बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्शन तो आज होके गुजर जाएगा, लेकिन जो मदर ऑफ इलेक्शन है पाकिस्तान के लिए 2023 का है। और वो एक आम इलेक्शन नहीं है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की मेन क़यादत जो है एक बहुत बड़ी पार्टी की, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और ये एक $1 बिलियन क्वेश्चन है कि जब वो इलेक्शन आएगा 2023 में, वो कहाँ पर होंगे, और वही डिटर्मिन करेगा नून लीग की किस्मत को, कि वो जहाँ पर होंगे फिर इलेक्शन का रिजल्ट भी नून लीग के हवाले से वहीं जाएगा। और बाहर होंगे तो फिर वो बाहर ही हैं इक़्तिदार से, अगर वापस आ जाते हैं तो शायद कोई चांस है इमरान खान साहब को रिप्लेस करने का। बट इट अगेन डिपेंड्स कि इमरान साहब की परफॉर्मेंस क्या है अगले 2 सालों में। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी ट्रांसमिशन में। प्रेडिक्ट किया कि टर्न आउट 56% से ज़ायद होगा। इलेक्शन के तमाम इंतजामात से वो मुतमईन हैं और इस बार RTS नहीं बैठेगा। और मेरे साथ दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट कामरान खान साहब, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर मौजूद हैं। खान साहब बहुत वार्म वेलकम। ये RTS पे मुझे आप याद आ गए इकट्ठे, मैंने, आपने, शामी साहब, अबू बकर साहब, सब ने जब ट्रांसमिशन इलेक्शन की कर रहे थे तो RTS बैठ गया था, लेकिन यहाँ पे गारंटी मिली कि RTS नहीं बैठेगा। सर व्हाट्स योर टेक इलेक्शन के रिजल्ट्स पे? और जी, अब तक जो हमने उस दिन के बाद से जितने भी इलेक्शन देखे हैं, बाद से RTS तो नहीं बैठा है, कोई और निज़ाम बैठा हो तो ना बैठा हो, क्योंकि जो इसके बाद जो नतीजे आए हैं वो कई जगह पे यकीनन PTI के लिए बहुत हौसला अफजा नहीं रहे। कई ज़िमनी इलेक्शन, बड़े करीबी ज़िमनी इलेक्शन, मगर दूसरी जानिब उनको एक जो कुछ बड़ा कलीदी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, उसने पहली बार PTI की हुकूमत को वहाँ जन्म दिया। गोया कि वो RTS वाली तारीख तो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि ना दोहराई जाए। बाकी जो अंदाजे हैं, जो इस वक्त कैफियत है, या जो आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत की एक तवील तारीख है, वो अपनी जानिब से खुद इशारे कर रही है कि क्या नतीजा आना चाहिए। लेकिन बहरहाल नतीजा आने से पहले हम नतीजा दे नहीं सकते, तो वो एक ख्याली होगा, गुमान होगा या अंदाजा होगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात तो यह है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बाकायदा इंतखाब हो रहा है और एक फ्री इलेक्शन हो रहा है। लोग तो खान साहब आपको ओवरऑल अपसेट होता हुआ कोई दिखाई देता है? अपसेट से मुराद ऑपोजिशन जीत जाए? सॉरी, आपको ओवरऑल कोई अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है और अपसेट से मुराद ये कि ऑपोजिशन जीत जाए? जी, मुझे अपेरेंटली तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह जो है वो चाहे उसको आप या बहुत सारे लोग जो हैं उसको किसी भी अंदाज से देखें, लेकिन गैलेप जो है उसका जो अंदाज है या जिस अंदाज से वो सर्वे करते हैं, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो काफी बेहतर होती है। और वो इस बात की अक्कास भी है कि जो
इंतखाबी तारीख रही है या इंतखाबी सियासत की तारीख रही है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, जिसमें कि वो जो हिज़्ब इक़्तिदार होती है या जो हुकूमत की जमात होती है वो उनके साथ खड़े रहते हैं। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़े रहे, वो नून लीग के साथ भी खड़े रहे, तो कोई वजह नहीं है कि आज वो पीटीआई के साथ खड़े हों, क्योंकि उनकी तमाम जो मुस्तकबिल है या जो उनकी तमाम तो रोजमर्रा के मसाइल से लेके दूररस मसाइल तक जो हल है वो वफाकी हुकूमत के ताउन मदद उसकी पुष्ट पे खड़े हुए बगैर हो नहीं सकते। तो उनकी लॉजिक भी कहती है, इसीलिए ये गैलेप का सर्वे भी इस बात की अक्कासी कर रहा है, इसीलिए नून लीग की बड़ी इंपॉर्टेंट लीडरशिप जो है वो इलेक्शन से पहले पीटीआई में शामिल हो गई। और फिर जो पाकिस्तान में जो सियासत और फिर जो उसके जो असरात होते हैं उस पर जो फरीक हावी होते हैं, जो उस पर असर नफूज होता है, वो भी तमाम चीजें हैं। तो जो पैक है वो तो पूरा पैक है इन फेवर ऑफ पीटीआई, और ऑब्वियसली इट विल बी अ ट्रेमेंडस सरप्राइज, एक बहुत बड़ी हैरत होगी कि अगर ऐसा नतीजा ना निकले। अब ये एक अलग बात है कि वो अक्सरियत की हो या अक्सरियत कम हो या एक मखलूत हुकूमत हो, लेकिन ये कि यहाँ पे पहली पीटीआई की हुकूमत ना बने तो एक बहुत बड़ी खबर होगी और एक बहुत शजदर कर देने वाली खबर होगी, और यकीनन वो बहुत ही हौसला शिकन मामला होगा पीटीआई के लिए, क्योंकि उसकी बहरहाल अपनी पोजीशन ओवरऑल मुल्क के अंदर अब उतनी तवाना नहीं है जितनी वो 1918 में थे, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते आजाद कश्मीर की हार। राइट। ओवरऑल मेरा यही ख्याल है कि ये तमाम जो हालात हैं वो इस बात की अक्कासी करते हैं कि नतीजा इंतखाबी तारीख सियासत के हवाले से भी आएगा, गैलेप सर्वे के हवाले से भी आएगा, और पीटीआई अपनी हुकूमत। अच्छा, ये पॉइंट आपका बिल्कुल समझ आ गया। खान साहब एक बात और बता दीजिए, जो इलेक्शन कैंपेन ये चली इसके अंदर हर एक ने पंजा आजमाई की वहां जाकर, मरियम नवाज साहिबा का आपको कैसी परफॉर्मेंस लगी, और आपको लगता है कि आवाज आ रही है खान साहब को मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी खान साहब, मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी? आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में एक पार्टी को बड़े भरपूर अंदाज में वो लीड भी कर रही हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो है वो लीड भी करती हुई नजर आएंगी? एक्सीलेंट परफॉर्मेंस रही है, एक्सीलेंट मेहनत की है, एक्सीलेंट उन्होंने जान लगाई है, भरपूर अंदाज से इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चलाई है। इससे पहले उन्होंने नून लीग की कई इलेक्शन कैंपेन, अभी हमने ज़िमनी इलेक्शंस में उन्होंने देखा उनको, गो कि वो कराची तशरीफ नहीं लाई मिफ्ता इस्माइल की कैंपेन के लिए, लेकिन और बात ख्याल ये भी है कि अगर वो मिफ्ता इस्माइल की कैंपेन के लिए यहाँ आती तो शायद नून लीग कराची का इलेक्शन भी शायद जीत जाती, लेकिन हर लिहाज से वो एक क्लियर विनर है, चाहे नून लीग हार जाए ये इलेक्शन, लेकिन किसी सूरत में भी ये मरियम नवाज की हार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया, जितनी मेहनत की, और जो उन्होंने अपनी ऑरेटरी के जौहर दिखाया, जिस अंदाज खिताबत उन्होंने अपनाया, और जो अपना नैरेटिव जो है वो बरकरार रखा, लोगों को मोबिलाइज किया, और नून लीग को जितना भी मुमकिन था इस सूरत हाल में जितना भी उन्होंने उसको आगे रखा। भी यकीनन नून लीग हार जाए, लेकिन मरियम नवाज ने तो यकीनन बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाई है, बहुत एक्सीलेंट और बड़ी मेहनत से कैंपेन चलाई है, और पूरी पार्टी को उन्होंने गैल्वनाइज किया है वहां पे जिस हद तक भी किया जा सकता है। अच्छा खान साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, जो कश्मीर के इलेक्शन और ट्रांसमिशन शायद रेलेवेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से है। नवाज शरीफ साहब की जो अफगानिस्तान में मुलाकातें हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और ये भी गालिबन खबर आई कि सऊदी अरब के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई है बरतानिया में जो उनके हैं, और इस तरह बिलावल भुट्टो का अमेरिका जाके मिलना, ये नवाज शरीफ साहब का जो परसेप्शन उभर रहा है उनकी तरफ से कि जी वर्ल्ड लीडर उनसे मिल रहे हैं, पूरी दुनिया की निगाह उनकी तरफ आ रही है, और नेक्स्ट चेंज जो है वो आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, आप इस परसेप्शन से नून लीग के एग्री करते हैं? आप समझते हैं कि नहीं ये मामला कुछ और है? अगर ये परसेप्शन ही है तो ये काफी इसको स्ट्रेच कर लिया गया है, मेरे ख्याल में बहुत लंबा खींच दिया गया है, ये कुछ ज्यादा इसको स्ट्रेच दिया गया है। अच्छा, अब मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब का अमेरिका जाना कोई मैटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर आप देखें सिंध रूरल के अलावा उसकी पूरे मुल्क के अंदर, और वो अगर है भी तो बहुत ही उसकी कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है उस अंदाज से। यकीनन किसी जमाने में पीपल्स पार्टी की उस वजह से आज भी उसका इमेज है, वरना अगर आप उसकी एग्जिस्ट तो सिंध रूरल से
कहीं ज्यादा नहीं है। अब रह गया कि नवाज शरीफ साहब की पोजीशन, वो मिले हैं अफगानिस्तान जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यकीनन उनकी पहचान एंटी पाकिस्तान है, वो कस्मिया पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, और शायद बेहतर होता कि अगर वो ना मिलते। लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं जो मैं ये समझूंगा कि ये नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो पाकिस्तान को कमजोर करने की या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की या पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिशी गुफ्तगू का तो हिस्सा बनेंगे। मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ साहब मेरे नजदीक वो एक मजबूत वतन पाकिस्तानी है, 3 बार वो हमारे वजीर आजम रह चुके। अगर वो मिले हैं तो वो ही है, कोई वो मेरे नजदीक शायद ना मिलते उस आदमी से तो शायद बेहतर होता, लेकिन अगर वो मिले भी हैं तो मैं नहीं समझता कि जो शख्स 3 बार मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो किसी की हो। नवाज शरीफ साहब यकीनन मैं किसी सूरत में भी नहीं समझूंगा कि वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ बड़ा गजब का आपने मुशाहिदा किया इस सारे मामला। कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, राय दे रहे थे इलेक्शन पे भी और उससे हटके भी थोड़ी बात हुई। अकरम साहब, मरीम नवाज साहिबा का जिस तरह बात कर रहे थे कामरान खान साहब भी, ये जो इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, आपको लगता है ये परफॉर्मेंस ट्रांसलेट हो पाएगी इस 2 साल के अरसे में भी आगे, जब फाइनल इवेंचुअल परफॉर्मेंस का फ्रूट आने का टाइम होगा नून लीग के लिए इलेक्शन? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तक की सूरत हाल को देख के आप ये कह सकते हैं कि हो चुकी। अच्छा। अब उन्हें पार्टी के अंदर कोई ऐसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा। वो जो मज़ाहिमाना अनासिर थे अब वो भी उनके साथ सेटल हो चुके हैं और उन्होंने इस फैक्ट को उन्होंने कबूल कर लिया है कि मरीम नवाज आइंदा चल के हमारी लीडर है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब बन रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब हटे तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये ऐलान किया गया कि वो वज़ीर आज़म होंगे और कुछ अरसे बाद फिर वो ऐलान वापस ले लिया गया। लेकिन जब तक वो ऐलान बाकी था तो मैं निकला और लाहौर के लोगों से पूछने लगा कि जनाब गड्डी लेके जी बस यही समझे। तो मैंने लाहौर के लोगों से पूछना शुरू किया और एक सर्वे किया कि आप क्या चाहते हैं कि हमजा शहबाज ऑफ कैमरा इंटरव्यू किया, कैमरे पे। अच्छा, लेकिन इसके रिजल्ट्स ऑफ कैमरा। अच्छा, उस सर्वे के। अच्छा, खैर, तो वो ये था कि उसमें जो उस वक्त हमजा शहबाज मरियम से कहीं आगे नजर आ रहे थे, यानी जो लाहौर के लोग हैं, जो कोर आप यूं कह लें कि पंजाब में, और अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है, और अब सिचुएशन रिवर्स हो चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि मरीम नवाज ने बहुत सारा काम कर लिया है और फिर जिस तरह उनका बहुत सारा रास्ता आसान किया है हमारी पीटीआई ने, कि पीटीआई ने उनको जब हदफ बना लिया और फिर हमारे सिस्टम के अंदर जब वो हदफ बन गई तो बाप बेटी, ये रिश्ता भी बड़ा एक नज़ाकत लिए हुए होता है। जब बाप और बेटी किसी एक इब्तला से इकट्ठे निकल रहे हों तो डेफिनेटली बाप की शख्सियत तो होती है, बेटी को भी इससे फ़ायदा पहुँचता है। तो वो फ़ायदा पूरे का पूरा मरीम को पहुंचा है और अब मरीम अनडिस्प्यूटेडली आप कह सकते हैं कि ये बड़ी अजीब और गरीब बात है सलमान गनी साहब के जितना डैमेज किया गया नवाज शरीफ की रेपुटेशन को गवर्नमेंट की तरफ से, जो डाकू क्या कुछ। अभी मेरे सामने इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर प्राइम मिनिस्टर का बयान पड़ा हुआ है, वो जो भी उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने नवाज शरीफ को डाकू कहना तो आम सी बात है। इसके बावजूद नून लीग, जैसे शामी साहब भी कह रहे थे और हम भी देख रहे हैं, इंटैक्ट रही, टूटी नहीं। तो क्या अवाम इनको डाकू समझते नहीं? अवाम कहते हैं ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी नून लीग का तो वतीरा यही है कि खाता है तो लगाता भी है, तो अवाम नून लीग की यही समझती है कि ठीक है जी हम पे कुछ लगा तो रहा है, खाने दो इसको। आपके नज़दीक क्या ऐसा ये हुआ क्या? ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि इतनी करप्शन की परसेप्शन, नैब के मुकदमे, राह फरार, कैदें, लीडरशिप जेलों में गई, बाहर भी आ गई, उसके बावजूद अवाम जुड़ी हुई है नून लीग के साथ। उनकी अवाम नून लीग की। देखें कामरान साहब, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नज़र दौड़ाएं, जब तक आप किसी सियासी लीडर को सियासी तौर पे उसके अंजाम पे ना पहुँचाएँ, उसके जादू पे आप असरअंदाज नहीं हो सकते। जनरल मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो साहबा और नवाज शरीफ साहब दोनों को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया था पाकिस्तान के हवाले से। नवाज शरीफ साहब एग्ज़ाइल के बाद वापस आए, उन्हें उस ज़माने में भी नाअहल करार दिया गया था। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अदालती नाअहली अपनी जगह, लेकिन जब तक आप सियासी तौर पे किसी को नाअहल करार ना दें उसकी सियासत ख़त्म नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत हैं। और जहाँ तक आपने मरीम नवाज़ की बात की है, देखें पाकिस्तान के अवाम कैसे भी हैं, वो हमेशा जुर्रत और बहादुरी को पसंद करते हैं
और आज अगर मरियम नवाज़ ने अपना मुकाम बनाया है तो एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर देखें हमें हक़ाइक़ को खोलना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को नाहल होने के बाद उनकी कैंपेन का चैलेंज था, उसके बाद उनके खिलाफ एक प्री प्लान कैंपेन चलाई गई, चोर डाकू, कोई असर नहीं होता पाकिस्तान के अवाम पे। लोग ये देखते हैं कि ये शख्स डिलीवर कर पाया या नहीं कर पाया। और जहाँ तक मरियम नवाज़ के बारे में मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ को बड़ा लीडर, एक तो उनके अंदर ये था कि वो जुर्रत और बहादुर था, दूसरा आज के हुक्मरानों ने मरियम नवाज़ को लीडर बनाने में बुनियादी रोल अदा किया। और ये जो कैंपेन उन्होंने आज़ाद कश्मीर में की है, देखिए वहाँ पर अगर दर्जा हरारत या वहाँ हाइप क्रिएट हुई है तो उसमें बुनियादी रोल भी मरियम नवाज़ का है। उनके मुखातब सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अवाम नहीं थे, उन्होंने अपने बाप का सारा बयानिया वहाँ लोगों के सामने रखा है। और आज की सूरत हाल में अगर आप देख लें कि चोर डाकू माफियाज, मैं समझता हूँ वो तो चोर और डाकू थे, आज तो लोग चोर और ये कहते नजर आते हैं कि इनसे अच्छे तो वो चोर और डाकू थे, इसलिए कि आज की हुकूमत के अंदर बड़े बड़े माफियाज मौजूद हैं। क्या अगर आप 73 साल तारीख पाकिस्तान की उठा के देखें तो मैं सिर्फ अशियाए ज़रूरियात की बात करता हूँ, इसलिए कि ये पाकिस्तान के गोमन साहब बड़ा हंस रहे हैं आपकी गुफ्तगू पे। अभी मैं जाता हूँ गोमन साहब की तरफ। देखिए कामरान साहब, मैं ये बात है कि 73 साल में पाकिस्तान की अशियाए ज़रूरियात की कीमतें जहाँ पहुँची हैं और इन 3 सालों के अंदर ये कीमतें दुगनी चुगनी हुई हैं, तो क्या पाकिस्तान के अवाम इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे? नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी हकीकत था, है और रहेगा। वाह सर, ये स्टैंडिंग एवेशन क्लैप होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये कि हमारे सामने सिर्फ हमारे कैमरामैन भाई हैं, वो क्या क्लैप करेंगे। गुमन साहब शायद कुछ कर सके। गुमन साहब बड़ा हंस रहे हैं आप, इतनी उन्होंने फैक्चुअल गुफ्तगू फरमाई है सलमान गनी साहब मैंने ने। गुमन साहब के लिए ही की है। गुमन साहब आपको घुमाते हैं जी। गुमन साहब मेरी वो देखिए, वो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं बस बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा तड़ा कर देता है ना गनी साहब ने, तड़ा जाने चाहिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए। अच्छा, मरियम साहिबा के लीडर बनने की खबर आप लोगों के पास बहुत देर से पहुंची है। अच्छा, जब आपको याद होगा 4 महीने नवाज शरीफ साहब लंदन के अंदर अपना वो ऑपरेशन करवा रहे थे, तो उस 4 महीने के दौरान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मौजूद हुआ करती थी और इवन मीटिंग्स भी चेयर किया करती थी। कभी आपको मौका मिले तो चौधरी निसार साहब से पूछ लीजिएगा। ऑन ए लाइटर नोट, जो आपका सवाल है ना कामरान शाह कि जी आइंदा 2023 के अंदर इलेक्शंस के अंदर क्या सूरत हाल बनेगी, या इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं तो जाहिर बात है लोगों से उठना बैठना रहता है। ऑन ए लाइटर नोट, वो मुझे अक्सर जो पीटीआई वाले कहते हैं कि जी कामरान शाह साहब हफ्ते में चाहे 5 हमारे खिलाफ सर्वेज दिखा दें, और हमारे सबसे अपने जो हैं शामी साहब वो उनको अपना कंसिडर करते हैं। आपको पता ही है उसकी वजह, वो जितने मर्जी सटल क्या वजह जी आपके तबसरे की, मुझे नहीं पता उनके तबसरे की क्या वजह जी, खुल के बताएं। हाँ जी। अच्छा, वो कहते हैं कि जी शामी साहब जाहिर बात है हमारे अपने हैं, तो वो कहते हैं कि जी वो जितने मर्जी सटल अंदाज में ये कहें कि जी खान साहब सियासत नहीं सीख पाए, सियासत तो न्यू लीग के पास ही है। 2023 के अंदर हम आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। और ये उनका यार वैसे ये कमाल है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का मैसेंजर का फर्ज अंजाम देके हम तक पहुंचाई खबर। खामी साहब को आप तक पहुंचा दिया उन्होंने, जज्बात ये गुमन साहब के लोग मिलते हैं, हालांकि हमें तहरीक इंसाफ के जो लोग मिलते हैं वो पल्ले उठा उठा के रो रहे होते हैं जनाब ये हमने क्या किया। लेकिन बहरहाल गुमन साहब हम आपके मैसेज का एहतराम करते हैं। शामी साहब जवाब देंगे अपनी बारी पे इसका। अस्करी साहब सर ये देंगे जवाब, फिक्र ना करें, क्योंकि ये थिंक टैंक नहीं है, इसमें शामी साहब भी मौजूद और मैं भी हूं। अच्छा जी अस्करी साहब, सर ये योर टेक ऑन दिस एंटायर सिनेरियो। मरियम नवाज फैक्टर में बात करें, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मेरिट पे ऊपर आई है, परफॉर्मेंस दिखाई है, सर गुमन साहब कह रहे हैं कि ये तो एम ही बस। देखिए मरियम नवाज एक आर्टिकुलेट स्पीकर हैं, तो लीडरशिप में पब्लिक स्पीकिंग का एक बड़ा बुनियादी किरदार होता है। तो जो नवाज शरीफ साहब के मंजर पे ना होने की वजह से जो गैप था उसको उन्होंने फिल किया है। और फिर यह है कि हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन, शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं, जो एक्सट्रीम हार्ड लाइन गुफ्तगू करता है वो हमेशा पॉपुलैरिटी जो है वो गेन करता है। और उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो तकारीर हैं, उनमें बहुत ही यानी एक्सट्रीम किस्म की गुफ्तगू है। बाज़ दफ़ा जो है वो लैंग्वेज उनकी जो वो इस्तेमाल करती हैं वो ग़ालिबन डेमोक्रेटिक डिसेंसी से गिरी हुई भी होती है, जिस किस्म की वो बातें करती हैं। लेकिन हमारा पॉपुलर लेवल पे इन बातों को अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसकी वजह से
आपको ये नज़र आता है कि उनकी पॉपुलैरिटी है। ठीक है असली साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपकी बात दोबारा भी सुनूंगा इस पे, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जोमा हैं, उनकी जो अगर आप लैंग्वेज हम देख लें तो उसके मुकाबले में तो मेरे ख्याल से बड़ी हकीर लगती है ये जो इंडिसेंसी हो रही होती है। लेकिन बड़ा टिट फॉर टैट है। आप बात कीजिएगा तो मैं आपसे पूछूंगा सर। एक ब्रेक के बाद हम घुमन साहब की उस गुफ्तगू पर जरूर बात करेंगे जो पीटीआई के वोटर्स का पैगाम उन्होंने मुझे पहुंचाया है, और शामी साहब के लिए भी। जी एक ब्रेक के बाद। राजनपुर के अंदर पीटीआई के उम्मीदवार 26 वोट लेकर आ गए, जबकि नीलम वैली जो है उसके अंदर मुस्लिम नून का शाह गुलाम कादर 132 वोट लेकर आ गए। तहरीक इंसाफ वाले 10 वोट लेकर पीछे हैं। मुजफ्फराबाद एल 17 के अंदर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ 140 वोट लेकर आ गए। नून लीग के चौधरी अजीज़ 81 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इसी तरह एल 45 वैली जो है वहाँ का वोट जो है उसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया, आई थिंक 6 पोलिंग स्टेशन का। उसमें तहरीक इंसाफ के माजिद खान 15 वोट लेकर आगे हैं। सवात का गैर हतमी नतीजा आया है, पोलिंग स्टेशन मदीन सवात का। माजिद खान तहरीक इंसाफ के 29 वोट लेकर आगे, आज़ाद उम्मीदवार उसके पीछे। ऑब्वियसली अभी तो ये गैर हतमी गैर सरकारी भी हैं और तमाम पोलिंग बूथ का नतीजा भी नहीं है, लेकिन ये नतीजा जैसे आता जाएगा आपको बताते रहेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी खावर घुमन साहब ने आइंदा आने वाले इलेक्शंस के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब खावर घुमन साहब को, और सिर्फ खावर घुमन साहब को ये लोग मिलते हैं पीटीआई के, वो लोग जो इनको बताते हैं कि जी जो मेरे शोज़ के अंदर क्रिटिसिज्म हो रहा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे, और जो शामी साहब बड़े सटल अंदाज में क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उनको सरप्राइज मिलेगा। सर आप तैयार हैं सरप्राइज के लिए? नहीं, असल में हमने तो कभी नहीं कहा कि खान साहब एक कुव्वत नहीं है। खान साहब स्टिल ए फोर्स, और वो इलेक्शन में मुकाबला करेंगे और ज़ोरदार मुकाबला करेंगे। तो ये तो कोई शख्स, ये तो कोई अंधा ही कह सकता है कि भाई खान साहब कोई भाग जाएंगे मैदान से। नहीं, वो जो क्रिटिसिज्म महंगाई वगैरह पे या लोगों पे करते हैं वो कह रहे हैं कि वो तो अपनी जगह हकीकत है। आप देखिए, वो आप बाजार में निकल जाए तो महंगाई जो है वो तो लोग उसका तो शिकवा करते हैं, और हर घर में ये महसूस होता है बिल गैस के, बिजली के, अशियाए ज़रूरियात जो हैं बढ़ गई हैं। ये अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद जो सियासत है उसमें जो मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान होगा आने वाले इलेक्शन में, अब तक की इतलात के मुताबिक। वैसे तो मैंने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी एक महाज बना रहे हैं जॉइंट पार्टीज करके वहाँ, यानी सिंध में वो जो मुलाकातें हुई हैं, और वो सिंध में वो कह रहे हैं कि वो ज़िले सतह पर जो अच्छे यानी इलेक्टेबल्स हैं कई, उनके साथ मिलके, और वो भी एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिंध के अंदर भी पीपल्स पार्टी को चैलेंज किया जा सके। बिल्कुल सही। अस्करी साहब, आपका सर इस पे क्या टेक है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर आप क्या देख रहे हैं? ये मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अगर इसी तरह रहती है कंसिस्टेंटली, जो कि परफॉर्मेंस ऑब्वियसली मेरे नज़दीक तो नहीं है, व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? और मुकाबला जैसा शामी साहब कह रहे हैं नून लीग वर्सेस पीटीआई है 2023 के इलेक्शन में। देखिए अभी तो इलेक्शन में 2 साल, तकरीबन 2 साल हैं, तो इसलिए यहाँ बैठ के हम डेफिनेट प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी 6 महीने में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होंगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो प्राइस हाइक है या आम आदमी की ज़िंदगी पे जो मनफी असरात इक़्तिसादियात के हुए हैं, उसकी वजह से एक कहना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। क्योंकि देखिए इकोनॉमी के 2 हिस्से होते हैं। एक इकोनॉमी है जिसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े फिगर्स होते हैं, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और जीडीपी वगैरह होते हैं। वहाँ उन कुछ इशारे उसमें हुकूमत के हक में हैं, लेकिन उनका आम आदमी पे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन चीज़ों का आम आदमी पे फ़र्क पड़ता है, वहाँ हमने देखा है कि हुकूमत जो है मार्केट फोर्सेस को मैनेज नहीं कर पाई है, और प्राइसेस को जो कंट्रोल करना होता है वो फेडरल हुकूमत और ख़ासकर प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तो उसकी वजह से ये ब्लेम तो आता है, और अगर यही ट्रेंड कायम रहे तो पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। और मुकाबला जो है पंजाब में तो ख़ासकर इन्हीं दोनों बड़ी जमातों में है, पीटीआई और पीएमएलएन में है, क्योंकि पीपीपी तो पंजाब में बहुत ही कमज़ोर है।
और वो डिपेंड यही करेगा कि अवाम को किस हद तक आप तसल्ली दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है पीटीआई का मसला हमें पंजाब में नज़र आया है, 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को पीएमएलएन का मुतबादिल के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आज ये सूरत हाल नहीं है। आज जो है पीटीआई को अब ज़रूरी नहीं कि पीएमएलएन का मुतबादिल के तौर पे देखा जाए, क्योंकि जो यहाँ लीडरशिप है पंजाब के अंदर पार्टी की और गवर्नमेंट की, वो उस एतमाद को कायम रखने में अभी तक मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकी। पंजाब पीटीआई की लीडरशिप की बात कर रहे हैं आप? जी, पंजाब में पीटीआई की दो किस्म की लीडरशिप होती है ना, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, एक गवर्नमेंट की लीडरशिप होती है और दूसरी पार्टी की लीडरशिप होती है। तो दोनों में हमें एक मुश्किलात हमें नजर आती हैं, लेकिन अब भी वक्त है। अगर साहब वैसे मैं आपको इंडोर्स करता हूं, मैं तो अरसा हो गया कि पंजाब से कोई वजीर लेवल का, प्रोविंशियल लेवल का बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आया हो, जिसने आके डिफेंड किया हो गवर्नमेंट को। ये आप सही कह रहे हैं हबीब अकरम साहब, आप क्या टेक है पंजाब के अंदर आइंदा इलेक्शन नून लीग वर्सेस पीटीआई और परफॉर्मेंस अभी की जो देख के, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हालात? मैंने जो देखा है बिलखुसूस कश्मीर के इलेक्शन में भी, और बहुत सारे सवाल वैसे भी लोगों से होते रहते हैं, असल बात यह है कि हमें ये फैक्ट जहन में रखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने बड़ी हद तक अपने वोटर को ये यकीन दिला दिया है कि ये जो मुआशी मुश्किलात है, दरअसल ये मेरी पैदा करदा नहीं है, ये बहुत सारे पिछले जो लोगों ने कर्जे लिए थे काफ़ी हद तक, ये अपने वोटर को, कि ये जो पीछे लोगों ने प्रॉब्लम पैदा किए थे, दरअसल मैं उनका बोया हुआ काट रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को ये अभी तक अच्छी तरह सेल नहीं कर पाए वो है कोरोना। कोरोना की वजह से जो मईशत के ऊपर दबाव आए हैं, वो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ज़्यादा अच्छी तरह मार्केट नहीं कर पाई, लोगों को एतमाद में नहीं ले सकी कि जनाब कोरोना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। अब भी अगर आप देखें तो सवाए वज़ीर आज़म के लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में कितना इजाफा हुआ है, और ये सारे का सारा मामला जो है सिर्फ मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ, पूरी दुनिया कोरोना की वजह से कमोडिटीज़ के फुकदान या उनकी किल्लत का शिकार है। लेकिन हबीब अकरम साहब जरा आपके सवाल पे दोबारा वापस आ जाऊँ, आप कह रहे हैं कि अपने लोगों को यकीन दिला चुके हैं जी कि जी ये तो पुरानी हुकूमतों का वो करने का, अभी लेकिन पीटीआई के जो अपने लोग भी हैं, हमें तो जो मिलते हैं वो भी रो रहे हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मामला यह है कि इमरान खान साहब, जी आपको सर 5 मिनट दूंगा, आ रहा हूँ आपके पास, इमरान खान साहब बहुत तवील अरसे तक ये समझते रहे और आज भी यही समझते हैं कि दरअसल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन इसके अंदर करप्शन है। असल प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ही सिरे से गलत है। ना यहाँ का डेवलपमेंट मॉडल ठीक है, ना यहाँ का गवर्नेंस का मॉडल स्ट्रक्चर ठीक है। जब आप इन दोनों चीज़ों को ठीक किए बगैर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो आपका अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। हालांकि इसने ये सब कुछ अपने मंशूर में लिख रखा था, लेकिन जब वक्त आया तो इनसे कुछ नहीं हो पाया। तो लिहाजा आज तक तो ये पीटीआई बहुत सारे काउंट्स के ऊपर आपको नाकाम नजर आती है एज कम्पेयर टू पीएमएलएन। तो अभी 2 साल अगेन बाकी है। साहब आपको भी नाकाम नजर आती है बहुत से काउंट्स पे? देखें कैमरन भाई, 99-2000 के करीब आप यहाँ पे आपने भी सहाफत शुरू की इस्लामाबाद के अंदर, उस वक्त शायद पीटीवी में आप आए। मैं उस वक्त यहाँ पे एक अंग्रेज़ी जरीदे में था एज ए ट्रेनिंग रिपोर्टर, उसके बाद मैंने 18 साल वहाँ पे काम किया। पिछले 22 साल से जो इस्लामाबाद के अंदर हुकूमतें आई उनके काम भी देखा है किस तरह वो चलती रही और जो मामला आगे बढ़े। अगर थोड़ा मेरी जो असेसमेंट है, जो आपने कहा ना कि आपकी बुनियादी तौर पर मुलाकातें होती हैं लाहौर के अंदर और मेरी मुलाकातें होती हैं इस्लामाबाद के अंदर, शायद फिर वो जो मैसेजिंग है वो लाहौर और इस्लामाबाद की वजह से वो थोड़ा फ़र्क आ जाता है कि आपको डिफरेंट मैसेज मिलता है और मुझे डिफरेंट मैसेज मिलता है ऑन अ लाइटर नोट। जहाँ तक बात है जो मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस की, 2-3 चीज़ें हैं मेरे सामने। आई कम फ्राम ए विलेज और मैं चूँकि आप छोटी जो खेती बाड़ी भी गाँव के अंदर करते हैं 15-20 एकड़ की, तो पिछले 2-3 साल से जो बुनियादी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि किसान जो भी चीज़ पैदा कर रहा है, वो चाहे गंदम है, उस गन्ना है, चावल है, उसको उसकी प्राइस जो है रीजनेबल प्राइस मिल रही है, उसके अंदर कोई ज़्यादा देर सवेर नहीं हो रहा। अगर ये किसान कार्ड और ये हेल्थ कार्ड और अब ये जो थोड़ा सा सब्सिडाइज कर रहे हैं कि डायरेक्टली ये जो यूटिलिटी स्टोर को निकाल के ये जो पॉवर्टी एलिवेशन का प्लान जो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं,
तो मुझे लगता है कि 2023 का जो इलेक्शन है एक बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन होगा। और अब ये जो आउटराइटली हम कुछ लोगों का ख्याल है, आपके अपनी असेसमेंट है, मेरे लिए काबिल एहतराम, बिल्कुल माशाल्लाह आपकी अपनी एक नज़र है। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में होगा 2023 के अंदर जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला करने के लिए। एक चीज़ जो हम बड़ी आसानी से जिसको इग्नोर कर देते हैं ना, राइट नो पीटीए इज द ओनली पार्टी विच हैज प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री। मेरे ख्याल में अब ये जब एजेके के अंदर हुकूमत बनाएंगे तो ये एक और नया रिकॉर्ड बनेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद सियासी जमात है जिसकी जीबी, एजेके, जिसकी केपी, पंजाब और वफाक और बलोचिस्तान के अंदर उनकी इत्तेहादी हुकूमत है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ हवा के अंदर हो गया, सर्टनली एक सर्टन लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगेन पीएमएलएन का एक वोट बैंक है पंजाब के अंदर मौजूद है, उनकी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल ठीक है। बेशक मरियम एक और भाई आपका पॉइंट आ गया, अच्छे अंदाज से अपनी पार्टी को आगे लेके चल रही है। बिल्कुल सही। मैं लाहौर में कोरोना की वजह से तो बड़े कम लोगों से मिला हूं, लेकिन हम असल में जो हमारे ब्यूरोज हैं हम उनके जरिए लोगों की राय लेते हैं। उसमें कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कहाँ कहाँ लोग नहीं जाते। हमारे जो ब्यूरोज के ब्यूरो चीफ्स भी होते हैं, उनके रिपोर्टर्स भी होते हैं, और हम उनसे कोशिश करते हैं कि एक ऐसा सर्वे कराया जाए जो कि बिल्कुल क्रेडिबल हो और वो हमें उसके हिसाब से ही भेजते हैं, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो मैं तो लाहौर में कोरोना के दौरान बिल्कुल भी लोगों से नहीं मिला, वो मैं आपकी बात जो है उसको और ऊपर बताया था। लेकिन जो लोग हमें, सर मेरी अर्ज तो सुन लें, जो लोग हमें अपनी फीडबैक भेजते हैं, हमारे रिपोर्टर्स भेजते हैं, ब्यूरोज भेजते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम सर्वेस दिखाते हैं। और इवन दुनिया न्यूज़ ने अपने भी सर्वेस किए हैं, लोगों से जाके, अखबार ने भी सर्वे किए। तो महंगाई के हाथों तो लोग जो है वो दुहाइयाँ ही दे रहे हैं। और जिस तरह ये सलमान गनी साहब कह रहे थे कि वो ये जो नारा निकलता है लोगों के दिल से कि इससे अच्छा तो पिछले वाले थे, ये कोई अच्छी बात नहीं है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बड़ी साफ शफाफ गवर्नमेंट आई है। अगर उनका मुकाबला नून लीग से कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनके लिए। लेकिन बहरहाल मैं सलमान गनी साहब के पास जाऊंगा। गनी साहब, महंगाई तो इमरान, कामरान भाई, महंगाई तो इमरान खान खुद कहता है महंगाई मेरी हुकूमत में है, वो तो कहता है कि सर बात ये है गोविंद भाई, मैं आप और शामी साहब दो राय है, मैं ये कह रहा हूँ, आप मैं और शामी साहब कह रहे हैं जी महंगाई है, इस हुकूमत में बात समझ आती है। जो अमीरुल मोमिनीन है, जो हुकूमत चला रहा है, वो ये कहे कि मैं माफिया के आगे बेबस हूं, प्राइस हाइक के आगे बेबस हूं, तो फिर वो बात समझ नहीं आती। हाँ जी, सारे हंगामे के बावजूद उतनी ही है ब्लैक वाली 110 रुपए, और प्राइम मिनिस्टर कह रहा है भाई है कि आपने कमीशन बना दिए, मुकदमे कायम कर दिए, एफआईए लगा दी, एफआईए को हटा भी दिया, डीजीएफआई हटा दिया सर। नाला वहीं का वहीं है जहां आप जगह जगह जो बिजनेस यानी करने वाले लोग हैं उनके पीछे आपने एफआईए लगाई हुई है, कहीं नैब लगाया हुआ है। तो आप एक माहौल ही नहीं है बिजनेस का। आप देखें ना, आप जो इकोनॉमी जो है, वज़ीर खजाना ने क्या कहा है कि बिजनेस नहीं हो रहा और ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा नैब की वजह से, अमलन कुछ नहीं कर रहे, और नैब को हालाशेरी किसने दी? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। यानी अनफॉर्चुनेटली बातें सब कर रहे हैं, हाँ जी, इकदाम नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। सलमान गनी साहब, घुमन साहब कह रहे हैं कि 2023 में पोजीशन बेहतर होगी, इस पे भी आप राय अपनी दे सकते हैं। लेकिन व्हाट्स योर टेक इस वक्त जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बन जाएगी इमरान खान साहब की, तो ये तो एक बड़ा इंपैक्ट आएगा। अच्छा, एक मिनट इनसे पूछें जी शामिल, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी वफाक में, बिल्कुल, बलोचिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में, जीबी में, तो सारी बात क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये खुद ही जवाब है। वो कहते सब कुछ हवा में कैसे उड़ जाएगा। देखिए कामरान साहब, इसमें बुनियादी बात नहीं कर रहे, आप कभी पंजाब की बात कर रहे थे, तो जरा 2018 के इलेक्शन पे आ जाएं। देखें बात सिर्फ नहीं, सॉरी गनी साहब एक मिनट, साथ ही जरा मैं ऐड कर दूं आपके लिए, कराची के अंदर क्या हुआ है जी? कराची में तो आप जीती हुई वाटा साहब जैसे मिनिस्टर की सीट आप हारे, आप खावर गुमन साहब, आप नहीं, मतलब तहरीक इंसाफ जी। देखिए कामरान साहब, जब इंतखाबात का बिगल बजेगा, नहीं आप खुल के गए। मजाक यार भाई, आपसे मजाक नहीं कर सकते यार, भाईजान देखिए मैंने वही मजाक नहीं कर सकते आपका और मेरा जो ना वो जर्नलिज्म का तजर्बा एक ही जैसा है। शुगर कोटेड फार्म में मैंने मजाक में कहा, साहब जो फरमा रहे हैं ना, मैं ये मजाक में कहा, भी मजाक ही कर रहे हैं। नहीं यार भाई, मजाक किया, मजाक। साहब भी मान गए कि महंगाई है, लेकिन अगली बात पे आए। बात यह कि इमरान खान साहब से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने बड़ी तवक्कुआत रखी थी, और नौजवान नस्ल की बड़ी कशिश थी। उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी। क्या पाकिस्तान के अंदर नहीं सर, साहब बात सुन लिया करें, बात सुन लिया, 25 लाख लोग पाकिस्तान के बेरोजगार हुए हैं,
और जो पंजाब का इलेक्शन था, पंजाब में इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी, लेकिन बंदोबस्त कहीं और था। तो अब जो आने वाला वक्त है, इसके अंदर जो 2 साल में हम तो वह कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जो मंशूर पेश किया था, जो उन्होंने दावे किए थे, जो उन्होंने नारे लगाए थे, उसके मुताबिक गवर्नेंस बेहतर कर दें। महंगाई पे कंट्रोल की जो बात हो रही, देखिए अशियाए ज़रूरियात के बारे में मैं ये बात मानता हूँ कि चले वो माफियाज है, वो तलब और रसद पे कीमतें बढ़ गई, लेकिन ये जो बिजली के बिल और गैस और ये पेट्रोलियम की कीमतें हैं, ये तो आपने IMF के साथ मुआहदा किया है। और पाकिस्तान सलमान गनी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं सर, मेरी अर्ज सुने। आप ये दाद दें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, वो जिस IMF के मुतालबात को मानने वाली हुकूमतों पे तबर्रा भेजते थे, उन्होंने IMF के वो तमाम मुतालबात सब कुछ पढ़ रहे हैं। सर एक मिनट, उन्होंने इस स्टाइल में माने हैं गनी साहब, आपने रिस्पॉन्ड करना है कि उन्होंने सारे पहले उनकी शराइत डबल मान ली, उसके बाद उन्होंने कहा IMF ने तो हमसे कहा ही नहीं, भाई IMF ने आपसे क्यों कह रहा है, आपने पहले ही मान ली। तो जरा स्टाइल डिफरेंट है प्राइम मिनिस्टर का। जी गनी साहब कंप्लीट करें। देखें, ये जो IMF है ना, ये पाकिस्तान में बड़ी गाड़ी वालों पे, बड़े बंगलास वालों पे, जो जागीरदारों पे, वडेरों पे, वो ये नहीं कहता। वो कहता है कि पाकिस्तान के अवाम का कुछ उम्र निकाल दें। आम आदमी का बिल जो है 15,000 रुपये लेने वाली की तनख्वाह का ये बिल मेरे पास पड़ा है ऑफिस के अंदर, 12,000 उसका बिल आया है, बताएं वो कहां पर जाएगा। और वो वोटर है जिसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। देखिए बात यह कि हुकूमतें कारकर्दगी की बुनियाद पर चलती है, नारों और दावों की बुनियाद पर नहीं चलती। और ये जो हम बार बार कहते हैं कि जी आने वाले 2 साल, खुदा करे कि वो आने वाले 2 साल में डिलीवर करें, लेकिन हुकूमतों के बड़े प्लस जरूर होते हैं। कि मुझे बताएं कि आपका कोई एक प्लस है। कोरोना के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि कोरोना के हवाले से हुकूमत के इक़दाम अच्छे थे, लेकिन आप कोरोना की बुनियाद पर यह नहीं कह सकते पहले 2 साल में आपने क्या डिलीवर किया है। क्या महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफा हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह लोगों को आप ना मुतमिन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है पाकिस्तानी अवाम के बाद, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं, जिन्हें वापस लोगों के पास जाना पड़ेगा। साहब आपको सुना मैं ऐड कर सकता हूं। हाँ जी, मैं तो मान लेता हूं मैं तहरीक इंसाफ को, आप ना माने, आप हुकूमत के साथ हैं, मैं तहरीक इंसाफ के साथ मान लेता हूं। खावर साहब हुकूमतों, मैं क्या ये आपको खावर साहब हमायत की हद होती है, हमायत की हद होती है। कोई वार्म अप कर लो थिंक टैंक लिए। हबीब अकरम साहब तो थिंक टैंक का शुरू हो गया, हम लोग तो आउटसाइडर बैठे हुए हैं। तो सर बात ये हुई कि बेसिकली ये महंगाई शंगाई जो है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करने में नाकाम रहे, एक फैक्चुअल बात है जी। माफियाज को हाथ डालने में नाकाम रहे, एक फैक्चुअल बात है। शुगर के लिए उन्होंने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज से क्या लेना देना भाई, वो किया या नहीं किया जहांगीर तरीन से, हमें शुगर चाहिए थी 80-70 पे, वो नहीं मिली। तो सर ये जब इंपैक्ट आएगा, पंजाब की बात अगर कर लें, तो क्या आवाम उससे क्यों नहीं इफेक्ट हो रही होगी? जो इवन वोटर भी जो तरीके से क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा होगा? वो बेचारा क्या ऊपर से उतरा हुआ है, उसको क्या अरबों रुपये आ रहा है, वो भी तो आपके मेरे, बल्कि हम तो फिर भी बड़े प्रिविलेज पोजीशन में, बेचारे के पास तो खाने को पैसे नहीं होते। डेफिनेटली सब लोग इससे परेशान हैं, और जो खुशहाल क्लास है वो भी इससे परेशान है कि जो आपकी लिक्विड इनकम है वो पूरी पाकिस्तान के अंदर कम हुई है। आप अगर पिछले नंबर्स उठा के देख लें पिछले साल का, तो उसमें आपकी सारी प्राइसेस, इन्फ्लेशन आपका बहुत ऊपर है, लेकिन आपकी GDP ग्रोथ नहीं रही थी। आपको एक मौके पे 0.48 आपकी माइनस में ग्रोथ चली गई थी। तो लिहाजा ये तो एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि ये ऐसा है। बात यह है कि इमरान खान साहब ने करना क्या था। इमरान खान साहब को तीसरे साल में आके पता चल रहा है, जब ये शौकत तरीन आए हैं, कि आपकी जो प्राइस हाइक है दरअसल ये इंतज़ामी डंडे से सीधी नहीं होनी। आपके यहाँ अगर आलू कम है तो उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। आज तीसरे साल इस पे तवज्जो दे रहे हैं। आपने प्याज, अगर आपकी कीमत ज़्यादा होगी है तो आपने प्याज की प्रोडक्शन बढ़ानी। अच्छा, नौकरियों के लिए उस वक्त से सब लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि जनाब पूरी दुनिया में ये एक फैक्ट है कि 3 लाख रुपए से 5 नौकरियां पैदा हो जाती हैं एक छोटे सेक्टर में, और 3 करोड़ रुपए से ऊपर के सेक्टर में 1 नौकरी पैदा होती है। तो आपने 5 पैदा करनी है, 3 करनी। 3 साल बाद हम वज़ीर आज़म के मुंह से सुन रहे हैं कि बॉटम अप अप्रोच। देखिए, वज़ीर आज़म के साथ टीम जो थी, मुझे माफ़ कीजिए लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए, वो नालायकों पर मुश्तमिल एक जत्था था, जिसको ना इकॉनमी का पता था, जिसको ना गवर्नेंस का पता था, और उन सब ने, और उनमें से बाज़ ऐसे थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा तौर पे मिसलीड और मिसगाइड किया। तो अल्टीमेटली ये सारे, उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो तो प्राइम मिनिस्टर का है ना। तो ये उनके साथ जो नालायक थे, उनकी जिम्मेदारी भी अब उन्हें उठानी पड़ेगी ऑब्वियसली। बहरहाल कैप्टन ऑफ द शिप है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जिम्मेदारियां सारी उनको उठानी पड़ेंगी। रिजल्ट्स कुछ सुन लें शामी साहब, उसके बाद कुछ कहना चाह रहे थे आप क्विकली? नहीं, मैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट, हाँ जी, जिसे कम करने की बड़ी धूम थी, जी, अब उसने फिर सर उठा लिया, फिर स्लिप कर रहा हो। तो इकोनॉमी जो है आपकी एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्त में, और आपका बोझ
यानी प्रेशर बढ़ेगा आपके फॉरेन डिपॉजिट्स के ऊपर यार मुझे और पेज फॉरेन देना एक्सचेंज खाली। के ऊपर। तो एक हम अभी तक निकले नहीं हैं उस पावर से, ठीक, बहुत जान लड़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत जान लगानी पड़ेगी। और ब्रेक, एक इलेक्शंस के रिजल्ट्स कुछ आए, आपको शेयर करते हैं, आपके साथ वापस आते हैं और अस्करी साहब से भी पूछते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा फैक्टर होता है किसी भी इलेक्शन के लिए, उनकी गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में बड़ी गहरी निगाह। एक ब्रेक के बाद जी व्यूअर्स, आप रिजल्ट सुन रहे हैं। इस वक्त बड़े मुख्तसर पोलिंग बूथ्स के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, लेकिन दुनिया न्यूज़ जो है वो आपको रिपोर्ट कर रहा है लम्हा भलम्हा जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास थोड़े या कम में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में आइंदा होने वाले इलेक्शन और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पे हमारे कमाल के यहाँ पर एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वेटरन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उस मौजूदगी का उनकी फ़ायदा उठाते हुए वो सवालात भी कर रहा हूँ जो आइंदा 2 साल के लिए बड़े रेलिवेंट हैं। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, इन्फ्लेशन इज़ द फैक्टर टू डिटर्मिन नेक्स्ट इलेक्शंस, या ठीक है बस दोबारा भी इमरान खान साहब लोगों को कहेंगे जिस तरह के हबीब अकरम साहब ने कहा कि उन्होंने कन्विंस कर दिया लोगों को एट लार्ज, अपने लोगों को, कि जी ये तो पिछले हुकूमतों का काम था, उनके तबाही की वजह से मीशत की तबाही आई और मैं अभी तक ठीक नहीं कर पा रहा, इन्हीं की वजह से। ये आर्गूमेंट सेल आउट होगा या नहीं? लोग इन्फ्लेशन के ऊपर वोट कास्ट करेंगे, रिएक्शन देंगे? देखिए बात यह है कि जो पार्टी का हार्डकोर होता है, जो डेडिकेटेड वोटर होता है, वो तो खैर वोट देता ही है आपको, चाहे हालात ठीक हो या ख़राब हो। लेकिन जो इलेक्शन डिसाइड होता है वो फ्लोटिंग वोट से होता है, यानी वो बंदा जो कि हालात के मुताबिक फैसले करता है। और वहाँ आके हम देखते हैं कि पंजाब में मसाइल हैं, जैसे मैंने पहले जो गुफ्तगू में कहा था कि यहाँ पे एक पंजाब में एक लीडरशिप का भी क्राइसिस है पीटीआई को, जिस पे पीटीआई को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब आपने इंस्पायर करना होता है, सपोर्ट को विन करना होता है, तो आपके पास ऐसे लोग हों जो लोगों के कॉन्फिडेंस को गेन कर सकें। हम बात कर रहे थे लीडरशिप की जो पब्लिक एड्रेस के हवाले से, और उसमें हमने देखा है कि पीटीआई के पास पंजाब में एक क्राइसिस है। दूसरा इसमें जो फैक्टर हमें नज़र आता है कि अब भी टाइम तो है, 2 साल का बड़ा अरसा है, अगर 2 एरियाज़ में पीटीआई तवज्जो दे जी, कौन से 2 एरियाज़? वो उसमें सॉल्वेज सिचुएशन वो कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है पीटीआई का वो है इमरान खान, वो अपनी जगह कायम है, उसका ये अपील है। लेकिन जो उसका इकोनॉमिक कैपिटल है वहाँ आके पीटीआई की हालत काफ़ी ख़राब हमें जो है वो नज़र आती है। तो इसलिए 2 चीज़ें ऐसी जो करें, नंबर 1, आजकल इन्होंने हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन का सिलसिला शुरू किया है। अगर ये एक अच्छी खासी तादाद में लो कॉस्ट हाउसिंग डिलीवर कर दें अगले 1 साल के अंदर, तो उससे भी इनकी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। दूसरा ये है कि वो आइटम जो कि आम आदमी के ज़िंदगी के लिए, इस्तेमाल के लिए, हाउस होल्ड के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर उनकी प्राइस को रेगुलेट करें, चाहे प्रोडक्शन में इजाफा करके या मार्केट फोर्सेस को पटा डाल के। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि पीटीआई की हुकूमत जो है बिल्कुल हथियार गिरा के बैठी हुई है मार्केट फोर्सेस की, और जब आप मार्केट फोर्सेस को सामने हथियार गिरा दें तो इसका मतलब ये है कि जो चाहे जिसकी प्राइस जो है वो कर दे। मैं आज ही की मिसाल देता हूँ, लेटेस्ट मिसाल। आज दोपहर मैंने चेक किया कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, अच्छा खासा इलाका है वो, वहाँ पे मैंने एक दुकान, जो खाना बनाने वाली दुकान है, उससे पूछा कि चने की प्लेट की कीमत क्या है। कहने लगा जी 120 रुपये। आज से 3 साल पहले वही प्लेट 60 रुपये की थी, आज वो 120 की। अब आप देखिए 120 की वो प्लेट ले, एक नान 15 रुपए का ले, तो 125 रुपए में वो बमुश्किल खाना खाएगा। और किस तरह ये गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है? 135 रुपए में, हाँ, 100 और 2 नान ले तो 150 रुपए में पड़ गया जी। अब बिल्कुल पड़ गया। अब आप ये अंदाजा करें गरीब आदमी किस तरह ये अफोर्ड कर सकता है। वो तो बेचारा 1 प्लेट और 2 नान लेके 6 आदमी खाना खाएंगे, तभी उसका पूरा हो सकेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि आम आदमी के कंसर्न को समझना चाहिए, और ये वो चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक जो है वो गवर्नेंस से है, जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ इकोनॉमिक मैनेजमेंट का है। और ये बात सही है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट में ये गवर्नमेंट काफ़ी मसाइल का शिकार रही है। राइट। गोमन साहब, जो हथियार गिरा कर बैठी हुई है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, आपको लगता है अगले 2 साल में हथियार उठा लेंगे अवाम की खातिर, माफियाज के आगे, प्राइस रेगुलेटर्स के आगे, महंगाई के आगे, या हथियार गिरे रहेंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल जिस तरह गुजर गए गिरे हुए हथियारों के साथ?
देखें, वो जेम्स कॉर्वेल जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे बिल क्लिंटन के, आपको याद है, क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और कुछ अर्सा पढ़ाई भी है उस कॉलेज में, मुझे भी थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिला है जी। तो उसने कहा था कि जब बुश के अगेंस्ट जीता था इलेक्शन के, इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, कि एट द एंड ऑफ डे किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो अपने लोगों के लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, उनके लिए जो कुव्वत खरीद है, उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और अगर गुर्बत होगी और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर है हुकूमत को उसका बहुत ज़्यादा हमेयाजा भुगतना पड़ेगा। अब जो थोड़ा सा अब हम इकोनॉमी के अगर ऊपर बहस करना शुरू कर दें, देखें इस वक्त जो रोज़गार की एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है, मुझे नहीं पता लाहौर के अंदर क्या आप उनको दिहाड़ी देते हैं, इस्लामाबाद के अंदर आपको यहाँ से 800 से 1000 रुपया एक मज़दूर को दिहाड़ी दी जाती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा जो थोड़ा बहुत एक एनालिसिस है कि बूम कर रही है, आपको मजदूर अब नहीं मिल रहा। वो सड़कों के ऊपर खड़े जो कतार दर कतार जो किसी ज़माने में हुआ करता था, वो ऐसा इशू नहीं है, लोगों को मजदूरी मिल रही है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया आपको कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें जो हैं गिराते माशाल्लाह शहरों में के रहने वाले लोग हैं, परसेप्शन बिल्ड होती है, लेकिन हुकूमत हमेशा पाकिस्तान के अंदर बनाई जो रूरल एरिया की तरफ से जाती है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो शहरों के अंदर महंगाई है वो रूरल एरिया में महंगाई नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सर नहीं, मैं थोड़ा सा मेरी अर्ज सुन लेना। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी रूरल इकोनॉमी पिछले जो साल पिछले साल के अंदर 2 साल के अंदर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। अगर ये जो रूरल इकोनॉमी को फर्दर थोड़ा बूस्ट दे जाते हैं, ये किसान कार्ड और थोड़ी सी सब्सिडाइज करके बेहतरी की तरफ ले जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इनके लिए अच्छा चांस है। एवेंचुअली आपकी बिल्कुल आर्गूमेंट ठीक है कि किसी भी हुकूमत के लिए, कोई भी, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कैसे मुमकिन है कि अगर लोग तंग हैं सड़कों के ऊपर, अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो उसको कैसे वोट इन करेंगे, फिर उसको वोट अगेंस्ट करेंगे। वन फाइनल कमेंट, मुझे एक चीज मैंने आपसे वैसे सीखी है कामरान, और वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से पल्ले बांध लिया है कि आपने जो भी बात करनी है ना, आप उसके ऊपर फेंस सिटिंग नहीं करें। जिस तरह आपका एक ओपिनियन है कि जी जिस तरह जनरल मुशर्रफ के बारे में आपका ओपिनियन है कि लोग उसको पसंद करें या ना पसंद करें, कि आपके वो पसंदीदा रहे हैं एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्रेसिडेंट, व्हाटएवर। एक किसी भी इशू के ऊपर, किसी मुशर्रफ की बात करूं, किसी भी हुकूमत या किसी भी इशू के ऊपर एक क्लियर कट पॉइंट लेना चाहिए। हमारे कुछ आप तबसरा नगार ना, वो फेंस सिटिंग कर देते हैं कि यार मुझे उधर ना टैग करें, मैं उधर ना टैग करें। ये किसकी बात भाई, ये भी खुल के बताएं किसकी बात हो रही है? ये है फन सिटी कौन करता है? मैं आपका जो बुनियादी जो सवाल आपका है ना, मैं ये समझता हूं नहीं, अच्छा, आप क्लियर आंसर देना चाहिए खावर भाई। मैं तो बड़ा खुश हूं आपके जवाब सुन के, लेकिन अब मैं जरा इस जवाब अगेन जो 2023 के अंदर मुझे लग रहा है कि इमरान खान जो मौजूदा एक लूली लंगड़ी हुकूमत चला रहा है, इससे उसको बेहतर जो अंदाज के अंदर सीटें मिल जाएंगी। अल्लाह करे, अल्लाह हम सबको एक तो जी क्लियर एनालिसिस करना चाहिए। मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। और शामी साहब मुझे सर ये बता दें कि क्या रूरल एरियाज में हालात मुख्तलिफ हैं जो शहरों में हम पल्स लोगों की देख रहे हैं उससे? देखिए, बात यह है कि हम पार्टी में शामिल होके या किसी भी पार्टी के भंपू तो नहीं बन सकते ना, किसी भी पार्टी का भंपू नहीं बन सकते। हमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देना है। बिल्कुल। लेकिन आप किसी शख्स को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स उसके अलावा भी हो सकते हैं। उसकी कोई अदा आपको पसंद आ सकती है। अब परवेज मुशर्रफ साहब की अदा, उन्होंने मीडिया को खोला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उन्हें लेकिन उनके कू को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। हाँ, ये बात जो मानने वाली है। अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम इस वक्त जो मुश्किलात हैं, मुश्किलात ये हैं कि इस वक्त बदनज़मी है, सही, महंगाई है। आप जहां चले जाएं और आप सरकारी दफ्तरों में चले जाएं, आप देखते हैं करप्शन है, छोटे छोटे काम नहीं होते, लोग आके दुहाई देते हैं हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। और फिर बहरहाल आपने मुकाबला करना है, मुकाबला तो जाहिर है कि और सर प्राइम मिनिस्टर के इलम में, और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उनके इलम में है कि 50-50 लाख रुपए रिश्वत चल रही है लैंड डिपार्टमेंट के अंदर। अब आपको याद है कि जब हम पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, वजीर आजम बने जब वो, आपकी क़यादत में, जी, मैं भी मिला था उनसे, आप और मैं जी इकट्ठे थे, और हमने
उनसे कहा था मैंने, बादशाही मस्जिद की बादशाही मस्जिद जो वो है आज तक नहीं हो सकी, और शाही किला हो गया, बादशाही मस्जिद अभी जो आखिरी मुलाकात हुई है भाई घुमन साहब से सिफारिश कर दे, उसमें वो फिर- इस्लामाबाद बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब उसमें है। फिर बादशाही मस्जिद की घुमन हमने भाई बात ये की। नेक काम कर जाए, एक ब्रेक के बाद सर एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक बादशाही ब्रेक। मस्जिद जो है मैं कहता हूं वो वहीं की वहीं लाहौर के है। अंदर पूरे 15 साल हुकूमत दी, आपने क्यों नहीं करवाया? हाँ जी, सारा शामी हमारे- साहब। मैं उस वक्त हजूर ये 15 साल की सही बात है। नहीं है, जब मुझे मालूम हुआ 15 तनज़ुल साल हुकूमत दी, है, उधर मैंने कमाल कमेटी करते बनवाई, हैं, उसकी क्या हो गया? रिपोर्ट आई, कमाल आगा करते खान फाउंडेशन वालों ने रिपोर्ट दी, उसके बाद हुकूमत खत्म हो गई और फिर मैं मुसलसल चीख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से। मैं इस बात का गवाह हूं, चीफ शामी मिनिस्टर साहब के से साथ कहा, मेरी पहली मुलाकात उनके एज प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मैसेज- मुद्दा ही मेरा शामी साहब ने कंसर्न उठाया है ये। ये मैसेज- बात हुक्म मैसेज जारी delivered होता loud and clear, है, बिल्कुल अमल मैसेज नहीं होता उस घुमन पे। भाई आप ही ने मैसेज देना है, वरना हमारी तो सुनते नहीं प्राइम मिनिस्टर। एक ब्रेक लूंगा जी इसी बात पे। वेरी वेलकम बैक। एक कांटेदार मुकाबला कश्मीर के इलेक्शन में हो रहा है और एक कांटेदार मुकाबला यहाँ तजियों का हो रहा है। सलमान गनी साहब, घुमन साहब ने कहा है कि ये सवाल मैंने शामी साहब से पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ कि जो देहात, असल वोट देहात से है, वहाँ पे शायद इकॉनमी के हालात इतने ख़राब नहीं है, किसानों के मामला देख लें या मजदूरों के मामला देख लें, जो शहरों के, और असल वोट का असर जो है वो ग्राउंड, वो रूरल एरिया से आता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट गनी साहब? देखें कामरान साहब, जब इलेक्शन हो रहा होता है ना, सर तो एक ट्रेंड बनता है। आज हम फोर्सी नहीं कर सकते 2023 के इलेक्शन पे। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो पसंद हो नापसंद अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान की 73 साल सियासी तारीख में कोई हुकूमत रिपीट नहीं की, ना कोई प्राइम मिनिस्टर रिपीट हुआ है। अगर इमरान खान साहब 2 साल के अंदर वाक़तन जो 3 साल है उनकी अदब कारकर्दगी है, उससे हटके कुछ इनकलाबी इकदाम करें, जिसका मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा। बात यह कि देहाती लोग हमारे से ज़्यादा सियाने होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को देखते हैं। अगर हमने पाकिस्तान की ज़री मईशत के बारे में, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर फाका कशी नहीं हुई तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, लेकिन ज़राअत के हवाले से हर हुकूमत ज़्यादती करती रही पाकिस्तान के काश्तकार के साथ। हम उनसे गंदम लेते हैं 1800 रुपये और 2600 रुपये मार्केट के अंदर फ़रोख्त होती है। तो अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान की ज़राअत को तरजीह दे के ज़री इनकलाब को ले आए तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर हालात बेहतर हो। लेकिन बात यह कि अब तक की कारकर्दगी उनकी ये बता रही है कि उनके पास कोई प्लस नहीं। देखिए, अगर नून लीग की सियासत आज तक है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे। और सबसे अहम बात यह कि आज पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक एक बात लोग कहते नजर आते हैं कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा के। अगर हुकूमत ये कहती है कि जी उन्होंने करप्शन की या कमीशन किया है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली पूरी कर दी। और अगर उन्होंने बिजली ना पूरी की होती तो आज पाकिस्तान का क्या सूरत हाल ये होती? बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। हबीब अकरम साहब, करप्शन कितना बड़ा नारा होगा नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? मेरा नहीं ख्याल करप्शन में कोई ज़्यादा कशिश बाकी है। उसकी वजह कशिश ये निकल गई है, जी, जो वो ज़मानतें कशिश हुई हैं निकल- लीडरों जी, की। वो कशिश निकल गई है। और ख़ुद हमने कई बार दूसरे इदारों ने भी सर्वेस किए, हमने भी सर्वेस किए, गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल टॉप ऑफ द एजेंडा जो चीज़ आ रही है वो इकॉनमी आ रही है। खा वो आप एक्सपर्ट से पूछ लें, खा आम लोगों से पूछ लें। और प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये है कि एहतसाब सबसे ऊपर है, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद पता चल जाएगा कि जब उनका एहतसाब होगा आवाम करेंगे। शाबी साहब, एहतसाब कितना बड़ा नारा होगा जी इलेक्शन के लिए? कोई नारा नहीं होगा, हालांकि ये रहा है पहले, क्योंकि नारा रहा है और बार बार ये नारा लगाया गया है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है एहतसाब के नाम पर, अदालतों के जो फैसले आ गए हैं और जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं लोगों के ऊपर, वो सारे यानी खोखले साबित हुए। लेकिन असल बात यह है कि जो हुकूमत की ये जो महंगाई की बात, ये जो गाँव है उसमें डीजल महंगा नहीं है गाँव में। बिल्कुल गाँव में जो इनपुट्स महंगी नहीं है, एसेंशियल फूड आइटम्स और महंगी नहीं कई कई घंटे जो बिजली जाती है गाँव में नहीं। गाँव में तो पुरसाने वाली कोई नहीं है, शहरों में तो फिर भी शोर मच जाता है। तो बात यह है भाई, लेकिन अभी हम कोई वर्डिक्ट वो रिपोर्ट नहीं होता उस तरह देहात का। हाँ जी, वर्डिक्ट नहीं दे सकते, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हमें मुश्किलात हैं और खान साहब को उसका एहसास करना चाहिए। अगर वो मुश्किलात दूर कर लेंगे उनके लिए बेहतर होगा, वगरना तो फिर राइट। गुमर साहब, एहतसाब का नारा तो घिस पिट गया ना, वो तो नहीं लगेगा दोबारा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, आपको लगता है इलेक्शन में?
और सर जी, एक तो आप लोगों की बड़ी मोहब्बत लाहौर वालों की, आप इख्तिलाफ राय सुन लेते हैं और आई रियली अप्रिशिएट, आप लोग सीनियर्स हैं सारे, मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले जाता हूँ एट टाइम्स, लेकिन इसका हरगिज़ कोई डिसरिस्पेक्ट किसी के लिए भी कोई मकसद नहीं होता। जी। ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल मैंने जो अर्ज़ किया ना कामरान साहब, देखें इफ्स एंड बट्स पे बात हो रही ना, अभी 2 साल बाकी हैं। 2 साल के बाद बिल्कुल ये जो नारे की बात हो रही है, एहतसाब नारा हरगिज़ नहीं होगा। इकोनॉमी डेफिनेटली इकोनॉमी होगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप लोगों की हालत ज़ार में कितनी बेहतरी की। जहाँ तक बात होती है ना कि जब हम फिर वही बात आ जाती है कि जो फैसलों की बात करते हैं तो हमें फैसले का वो पॉइंट आउट करना चाहिए कौन सा फैसला। ये जो जमानतों के फैसले होते हैं, ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे कुछ जजेस साहिबान जज्बात में आकर कुछ कमेंट्स कर देते हैं, हम उसको सामने रख के हम ये कहना शुरू हो जाते हैं कि कोई अस्करी साहब ये नारा कितना रेलेवेंट होगा एहतसाब का तहरीक इंसाफ की तरफ से नेक्स्ट इलेक्शन में? एहतसाब की जो स्टीम जो है वो निकल गई है, क्योंकि इस लॉपसाइडेड अंदाज में एहतसाब को चलाया गया है कि उससे खातिर खा रिजल्ट नहीं हुए, प्रोपेगेंडर्स ज़्यादा हुए हैं एहतसाब के नाम पे, लेकिन कन्विक्शंस और पैसों सर, की आपने दरिया वसूली नहीं कूदे हुई बंद है। कर दिया। मैं ट्रांसमिशन से इजाजत लेने से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने ये जरूर किया 3 साल के अंदर के बड़े बड़े जिनको वो चोर कहा करते थे उनको सर्टिफाइड इनोसेंट करार दे दिया, जेलों में भिजवा के, जेलों से बाहर भिजवा के, उनकी जमानतें होकर कोर्ट के उनके हक में फैसले आके वो लोग, हाँ जी, सर्टिफाइड साथ मिला के, हाँ साथ मिला के वो ये सबसे जबरदस्त बात थी, सर्टिफाइड इनोसेंट ब्रीड आई है ऑपोजिशन की भी। अब जा रहे हैं बाज बहुत सारे लोग। जी, अब मैं इलेक्शन टॉस ओवर करता हूँ ट्रांसमिशन की तरफ। रिजल्ट्स के लिए जुड़े रहे दुनिया न्यूज के साथ।